हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फाइनल एग्जाम में सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हम एक अच्छा नंबर स्कोर करें, तो उसके लिए हमें अच्छे एक रणनीति के तहत स्टडी करना पड़ेगा और वो हम इस चैनल पे आपको करा भी रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी आपकी केमिस्ट्री के पूरी आपकी फिजिक्स की किताब के 11 महत्वपूर्ण नियम को लेकर आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर ये आप 11 नियम को तैयार कर लेते हैं फिजिक्स में, तो इससे बाहर आपको कोई भी नियम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इन सभी नियमों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे जी, जिसमें क्या आ जाता है, आयामी समरूपता का नियम है, गति का नियम है, दो सदिशों, यहां पे सदिश रहेगा, दो सदिशों का त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, न्यूटन के गति का नियम है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, हुक का नियम लिखिए, पास्कल का नियम लिखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। तो ये 11 हमारे क्लास 11 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अदरवाइज आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपको पूरी तरीके से जो कोर्सेज है वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 0 रुपए में यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो चैनल पर नए होंगे, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही हमें आपसे चाहिए। चलिए जी, अब हम एक एक करके बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। बस सिर्फ इतना मैं कहूंगा, जो स्टूडेंट सीरियस है, जो स्टूडेंट चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, वो खासकर इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बशर्ते मैं ये भी कहूंगा, ये टॉपिक केवल आपको यही तक काम नहीं आएंगे, क्लास 12th में भी काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे तो भी ये सभी टॉपिक आपके काम बहुत आएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट आता है आयामी समरूपता का सिद्धांत। देखिए, एक यहां पे मैं बता दूं, आयामी समरूपता का नियम भी कहता है, या कभी कभी नियम ना कहकर आयामी समरूपता का क्या कह देता है, आयामी समरूपता का नियम कह देता है, कभी सिद्धांत कह देता है। दोनों बात यहाँ पे एक ही टॉपिक है वो, ठीक है ना। तो ये हमने कल सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें हमने ये बताया भी था, बट मैं यहां पे बता भी दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी भी सदिश, किसी भी सही भौतिक समीकरण में बायां पक्ष दाएं पक्ष के सभी पदों में आयाम समान होता है। मतलब समझे, कोई भी सिंपल सी बात है, कोई भी भौतिक राशि है ना, कोई भी भौतिक समीकरण है, कोई भी भौतिक समीकरण है कि कोई भी भौतिक समीकरण है, ठीक है ना, कोई भी, मैं यहाँ पे तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक समीकरण है, तो उसका जो बायां पक्ष होगा ना, बायां पक्ष होगा, वो क्या हो जाएगा जी, वो दाएं पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी बायां पक्ष होगा वो दायां पक्ष के बराबर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, किसी भौतिक मतलब आयामी समरूपता के नियम के अनुसार किसी भौतिक समीकरण में बायां पक्ष दाएं पक्ष के समान होता है, ठीक है ना। बायां पक्ष जो होता है वो दाएं पक्ष के सभी पदों का आयाम जो होता है समान होता है। आयाम मतलब डायमेंशन होता है, बीमीय होता है, कि दायां पक्ष जो बायां पक्ष का बीमा होगा, जो बायां पक्ष का आयाम होगा, वो दाएं पक्ष के आयाम के बराबर होगा। जैसे एक समीकरण मान लेते हैं, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, v = u + at, ये गति का एक समीकरण है। तो इसमें ये कहा गया कि जो हमारा बायां पक्ष है ना, वो दाएं पक्ष के बराबर होगा। अब इसको प्रूफ करके भी दिखाया गया है। फिलहाल इतना जानिए, ये नियम आप समझ गए हैं। आयामी समरूपता के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण में बायां पक्ष दाएं पक्ष के सभी आयाम समान होते हैं, इतना ही आप बोल देंगे,
ठीक है। अगला यहाँ पे गणितीय रूप में आपको क्या लिखना है, गणितीय रूप में केवल यही लिख देना है, गणितीय रूप में ये आपको लिख देना है। हिंदी में हमने लिखा हुआ है, या इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। उसके बाद महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहला महत्व है भौतिक सूत्रों की शुद्धता जांच में सहायक। मतलब भौतिक जो सूत्र है, जैसे ये एक भौतिक सूत्र है, ये सूत्र सही है या गलत, इसकी जांच करने में किया जाता है। दूसरा, नए सूत्र निकालने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरी बात, इकाई परिवर्तन में सहायक होते हैं। किसी का यूनिट अगर बदलना हो तो उसमें भी ये सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो क्लास 11 के हमारे सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया मन लगाकर आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। अगला आता है हमारा गति का समीकरण क्या है। तो देख लीजिए, गति का समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे समझ लेते हैं गति का समीकरण। तो गति का समीकरण क्या है, वे समीकरण जो किसी वस्तु के वेग, समय, त्वरण, विस्थापन के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है, उसी को गति का समीकरण कहलाता है, या उसी को गति का समीकरण कहते हैं। मतलब वे समीकरण जो क्या कहता है, किसी भी वस्तु का वेग, समय, त्वरण और विस्थापन, ठीक है ना, इनके बीच क्या बताता है, संबंध बताएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखेंगे। अब गति का समीकरण कितने होते हैं जी, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या होता है, v = u + at। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो ये 3 हमारे समीकरण होते हैं। तीनों समीकरण आप सभी को तीनों समीकरण याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसको कोष्ठ में नहीं रखते हैं, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आ रहा है ना, v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², तीसरा है v² = u² + 2as। जहां पर ये v क्या है, v है अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, s क्या है, विस्थापन। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। महत्व क्या होता है, सबसे पहला गति, वस्तु की गति का अध्ययन करने में, वस्तु कितनी स्पीड से चल रहा है इसका गति का अध्ययन करने में किया जाता है। दूसरा, अज्ञात राशियों को ज्ञात करने में भी सहायक होते हैं। अज्ञात जो राशि है उनको भी पता लगाने में गति का समीकरण का यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है ना। हाँ, अदरवाइज इसको लॉन्ग टाइप में पूछता है तो इन सभी को प्रूफ करना होता है। तो फिलहाल लॉन्ग टाइप में तो बहुत ही कम पूछा गया है, पर इतना आप याद कर लीजिए, बेसिक चीज है, इतना भी लिख देंगे तो आपको 5 में 3 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। और ज्यादातर ये शॉर्ट में 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर इतना लिखेंगे मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये बातें हैं जी। देखिए हमारे पास समय कम है, अब मैं डेरिवेशन यहाँ पे बताने लग जाऊं, इसको प्रूफ करने लग जाऊं तो उसमें लगेंगे समय तो लगेंगे ही, प्लस हो सकता है आपको अब उतना समय नहीं है कि आप उसको तैयार कर सके, इसीलिए उतना ही जाने जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दे, जिससे कि 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें 3 नंबर तो आराम से मिल ही जाए। समझ रहे हैं बात को, ये बातें हैं। अब पहले से तो ये हम सब प्रूफ करा ही चुके हैं। अगला आता है हमारा 2 सदिश, यहां पे ये सदिश रहेगा। 2 सदिशों का त्रिभुज नियम लिखिए। 2 सदिशों का त्रिभुज नियम, ये थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसीलिए इसको मैं काट दे रहा हूं। यहां पे 2 सदिशों का त्रिभुज नियम, तो इस नियम में क्या बातें बताया गया,
इस नियम के अनुसार यदि दो बल, यहां पे ध्यान से अगर आप समझे तो यहां पे क्या हमसे कहा गया है, यहां पे क्या गया है, दो सदिशों का त्रिभुज नियम है। तो दो सदिशों के त्रिभुज नियम में बताया गया कि यदि, मतलब इस नियम के अनुसार यदि दो बलों का परिमाण, यदि दो बलों का परिमाण एवं दिशा किसी दिशा में किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से क्रमशः प्रदर्शित किया जाए, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि ये एक त्रिभुज है, इसकी क्या है, तीन भुजाएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, तीन भुजाएं हैं। पहली ये भुजा है, इस पर P बल लग रहा है, इस पर Q बल लग रहा है, इस पर R बल लग रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि दो बलों का, यदि दो ये बल है, यदि दो बलों का परिमाण और दिशा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से क्रमशः दर्शाया जाए, किसी त्रिभुज के दो क्रमशः भुजाओं से दर्शाया जाए, तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो परिणामी होगा ना, वो मतलब उनका, इन दोनों भुजाओं का जो परिणामी होगा वो तीसरी भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होगा, वो इसके तीसरी भुजा जो है R उसके द्वारा प्रदर्शित होगा। समझ रहे हैं? मतलब इसमें यही बात बताया गया कि मतलब दो सदिशों का त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो बलों का परिमाण और दिशा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से दर्शाया जाए, तो इन दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो तीसरी भुजाओं के बलों के क्या होता है, बलों को प्रदर्शित करता है। बस इतनी ही बात बताया गया, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखेंगे कि आपको ये नियम इतना ही लिखना है। इसमें इसका महत्व क्या होता है, सबसे पहले परिणामी बल ज्ञात करने में, और दूसरा होता है बलों की संयोजन में सहायक होते हैं। जितने भी परिणामी बल है उसका ज्ञात करने में ये उपयोगी होते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार बताया गया कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों का समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाओं से क्या होता है, दर्शाया जाए, तो उनका जो परिणामी होगा वो उसी बिंदु से खींचे गए विकिरण द्वारा क्या होगा, प्रदर्शित होता है। मतलब आप समझ गए हैं, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल, यदि कोई ये बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यदि ये कोई बिंदु है और इस पर कार्य करने वाले दो बल है, इस पर कार्य करने वाले दो बल है, एक मान लेते हैं P है, एक Q है, तो इस पर कार्य करने वाले दो बल समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाओं से प्रदर्शित क्या दिया जाए, दर्शाया जाए, दो समांतर भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों भुजाओं का जो परिणामी होगा वो उसी बिंदु पर खींचे गए विकिरण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब इन दोनों भुजाओं का जो परिणामी होगा वो इन्हीं दोनों बलों के परिणामियों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। P स्क्वायर प्लस उसका प्लस cos 2 cos थीटा होता है ना, आई थिंक 2 cos थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका परिणामी का ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा होता है, सॉरी 2 फिर PQ और फिर cos थीटा, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए एक चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ें ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगा। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, आपको समझ में कम आ रहा होगा, बशर्ते मैं इतना कहूँगा, देखिए जब हम इस पर डीप में जाकर समझाएंगे, 15-20 मिनट एक ही टॉपिक में देंगे तो समझ में आ जाएगा, बशर्ते हमारे पास उतना समय भी नहीं है। और जब वन शॉट हम करा रहे थे तो शायद आपने नहीं देखे होंगे, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि देखिए मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा पाऊँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इतना छोटा सा एक नियम
नियम है, इसको याद करके ये आपको एक समीकरण याद कर लेना है। और इसका महत्व में आपको याद कर लेना है सबसे पहला कि परिणामी बल ज्ञात करने में होता है और यांत्रिकियों में उपयोगी होता है, जितने भी मशीन होते हैं उन सभी में उपयोगी ये नियम होता है। अच्छी बात है। अगला हमारा आता है न्यूटन के गति का नियम लिखिए। अब न्यूटन के गति का नियम क्या है, तो सिंपल सा है। न्यूटन के गति के नियम में क्या बात बताया गया, तो यहाँ पे हमने बताया है कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित वे नियम जो वस्तु की गति को समझाता है, ठीक है ना। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया वे नियम जो वस्तु की गति, कोई भी वस्तु है तो वस्तु कितनी स्पीड से गति कर रही है उसको समझाता है, वही न्यूटन के गति का नियम कहलाता है। समझ गए होंगे आप। इस न्यूटन के गति के नियम से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो है F = m/a, मतलब किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक चीज याद रखेंगे, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम × मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। इसकी महत्व की जहां तक बात किया जाए तो सबसे पहला होता है शास्त्रीय यांत्रिकी का आधार, जो शास्त्रीय यांत्रिकी का आधार होता है इसमें, और दूसरा होता है गति का अध्ययन में सहायक होते हैं। स्पीड की अध्ययन, स्पीड कितनी है उसकी स्टडी करने में सहायक होते हैं। कौन, न्यूटन के गति का नियम। अब उतना डिटेल में हम नहीं जानना चाहते, बस उतना जानिए जितने आप लिख दें और काम आपका चल जाए, बस उतना ही जानिए, ठीक है ना। अभी के लिए यही बेनिफिट रहेगा हम सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, इसका देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहें या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहें, इसका मतलब क्या होता है। इसमें हमें केवल यही बात बताया गया कि कोई भी जो हमारी ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा जो है ना उसको एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक रूप है उसको दूसरे रूप में बदले, फिर से इसको इस रूप में बदले, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार बोल देंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी तंत्र पर, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली या पद्धति भी कह सकते हैं या तंत्र कह सकते हैं। तो यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है ना, तो यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उस तंत्र की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ये एक सिंपल में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यदि कोई भी, मतलब यदि कोई भी सिस्टम है उस पर बाहर से कोई बल कार्य ना करे, बाहर से कोई बल ना लगे, तो उस तंत्र की कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है। नियत का मतलब वही बात है, ठीक है ना, वही बात है जो हमने आपको बताया है। सिंपल सा, या तो ये लिख दीजिए या तो वो लिख दीजिए जो हमने बताया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो ये बातें हैं जी। या तो आप ये जो हमने समझाया इसी को शब्दों में लिख लीजिए, या उससे भी सिंपल यहाँ पे हमने 2 ही लाइन में लिख दिए हैं, इसको लिख दीजिए कि इस नियम के अनुसार किसी भी तंत्र पर, कोई भी तंत्र है, कोई भी हम कह सकते हैं सिस्टम है, तो किसी सिस्टम पर बाहर से, किसी भी सिस्टम पर बाहर से कोई बल कार्य ना करे, बाहर से कोई भी बल कार्य ना करे, तो उस सिस्टम मतलब उस तंत्र की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगा वो नियत होता है। यांत्रिक ऊर्जा समझ रहे हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है जी, यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इनका जो योग होता है वो क्या होगा, नियत होगा। मैं आपको बता दूं यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई भी तंत्र है, ध्यान से आप समझिएगा बाबू क्या हम कह रहे हैं, यदि कोई भी तंत्र पर बाहर से कोई बल कार्य ना करे
तो उस तंत्र का कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगा वो नियत होता है। समझ रहे हैं? तो यही बात है। इसको चाहे तो हम संकेत रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको संकेत रूप में गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हैं। इसको स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, PE। ये क्या हो जाएगा, नियत है तो नियत हम लिख देंगे, नियत है जी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये लाइन मोस्टली ये लाइन या ये लाइन आप लिख लीजिएगा। अगला आता है इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला ऊर्जा परिवर्तन में समझाने में, ऊर्जा कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको समझाने में किया जाता है। दूसरा गति की गणना में सहायक, गति कैसे कर रहे हैं इसकी गणना करने में सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अच्छी बात है। अगला आता है न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है समझ लेते हैं जी। तो यहां पे हमने लिख दिया न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हमें बताया गया इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड जो होता है वो दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। सिर्फ इतनी बातें बताया गया। ब्रह्मांड में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में यही बात बताया गया है कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है जिसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ हो, तो ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है ना वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना, आकर्षित करता है। तो यही तो बात कहा गया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जो पिंड होता है वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही तो बात बताया गया। आशा करता हूं इसमें कुछ है जी, इसमें कुछ है नहीं है। तो यही बात आपको सबसे पहले तो लिख लेना है, ठीक है, ये बात आप लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में यहाँ पे जो आकर्षण बल लगता है उसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है, G = m1 × m2 बाई r²। तो ये बातें हमें बताया गया है। जहां पर ये क्या है जो कह रहे हैं ना कि दूसरे पिंडों को आकर्षित करता है, तो ये बल क्या है, ये आकर्षण बल ही है, ये आकर्षण बल ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये G क्या है, तो G है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे R क्या है, R है दो पिंडों के बीच की, ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, ये m1 पिंड है, ये m2 पिंड है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो दो पिंडों के बीच की ये क्या है, दो पिंडों के बीच की ये दूरी है R। ये m1 m2 ये दो पिंड है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला आता है कि हमारा आता है ये G क्या है, ये याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, बल है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बदलता नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है ग्रहों की गति समझने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है गुरुत्वीय बल ज्ञात करने में किया जाता है। देखिए गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर है, याद रखेंगे। गुरुत्वीय बल को G से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल, और इसका मान होता है 9.8, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय बल का। अगला हमारा आता है हुक का नियम क्या है। हुक का नियम आप समझ लेते हैं जी, हुक का नियम क्या होता है। अगला हमारा 8 नंबर है हुक का नियम। इसका मतलब है कि इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब इसमें कुछ है नहीं जी। हुक के नियम में हमें सिंपल सा यही बात बताया गया कि किसी भी प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी भी प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर उत्पन्न जो विकृति लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जो विकृति होता है ना, किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो विकृति होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो विकृति होता है वो उसके बल के क्या होता है, समानुपाती होता है।
यही बात यहाँ पे बताया गया है। और इसी को अगर हम चाहें, मतलब जो बल होता है ना वो क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। और यहीं पे यदि हम कहें तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो k इंटू ए आ जाता है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल टू के इंटू एक्स होता है, जहाँ की एक नियतांक है। और यहाँ पे F क्या है, लगाया गया वस्तु पर लगाया गया बल है, और x क्या है, वस्तु का विकृति है। ठीक है, इतने याद रखेंगे। इसका महत्व क्या होता है, तो स्प्रिंग और तारों का अध्ययन करने में, स्प्रिंग का और तारों का अध्ययन करने में किया जाता है, प्रत्यास्थता को समझने में किया जाता है। चलिए जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पता नहीं स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं या नहीं, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। वीडियो अच्छा तो बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा बनना चाहिए भैया। अगला हमारा आता है पास्कल का नियम लिखिए। अब आप भी जानते हैं पास्कल का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार बंद द्रव में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब पास्कल के नियम में हमें बताया गया कि इस नियम के अनुसार बंद द्रव, ठीक है, बंद द्रव में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब, मान लेते हैं ये एक बर्तन है और ये बंद है, ये बंद है, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव। तो बंद द्रव पर, बंद द्रव के किसी भी बिंदु पर लगाया गया जो दाब होता है, लगाया गया जो दाब होता है, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, तो लगाया गया जो दाब होता है ना, वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित रहता है। वो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, संचरित होगा। मतलब सिंपल सा एक गुब्बारा ले लीजिए, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे अच्छा है, मान लेते हैं ये गुब्बारा है, और गुब्बारे में आपने क्या भर दिया है, द्रव, मतलब पानी को भर दिया है, भरेंगे ना। तो मान लेते हैं इसके इस बिंदु पर आप क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो दाब इस बिंदु पर लगाएंगे तो जितना दाब, अगर यहाँ पे 50 हम कह सकते हैं पास्कल का अगर दाब आप लगाते हैं 50 पास्कल का, तो यहाँ पर जिस भी बिंदु पर कहेंगे वहां पर भी 50 पास्कल का ही दाब लगेगा। यही बात कहा गया, ठीक है ना। और यहाँ पे दाब का एक फॉर्मूला आता है, दाब P इक्वल टू F/A होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, जहां F क्या है, बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, और दाब क्या है, ये P क्या है, ये है दाब। ठीक है, इतनी बात आपको आशा करता हूं याद रखेंगे। महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व किसमें किया जाता है, हाइड्रोलिक जो प्रेशर वाली मशीनें होती हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है पास्कल का। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, जो बड़े बड़े वाहनों को रोकने में हाइड्रोलिक ब्रेक का ही इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसमें भी इसका पास्कल के नियम का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगला हमारा आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को लिखिए। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये चलिए, ये थोड़ा सा तार है माइक का, वो नीचे आपस में उलझ जाता है, इसको थोड़ा सा कभी कभी सुलझाना होता है। चलिए अगला आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसमें क्या बताया गया कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब समझ गए, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी ऊष्मा है, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, तो कोई भी ऊष्मा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊष्मा को एक रूप से हम दूसरे रूप में, ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे। इस नियम के अनुसार ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरण संभव है, मतलब रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आशा करता हूं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको समझ में आ गई होंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे इसका महत्व याद रखेंगे। इसका महत्व क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांतों का सिद्धांत का मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्ध करता है। मतलब ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यही है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो दूसरी बात क्या है, ऊष्मा इंजन का आधार है। ऊष्मा जो होता है वो इंजन का आधार होता है। चलिए एक हम आपको होमवर्क देते हैं, इसका फॉर्मूला आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप इसका फॉर्मूला आपको याद है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या फॉर्मूला हमने बताया था? ये हमने केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने ये फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला आपको हार्ड लग रहा होगा या किसी को नहीं भी पता होगा, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, कौन इसमें क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला यहां पे हम लिख देते हैं। सबसे पहली बात Q इक्वल टू क्या होता है, डेल U प्लस W। यहां पे यही आपका ऊर्जा का मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या बताना है कि U क्या है, डेल U क्या है, W क्या है, केवल इतना हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया, बहुत ही सिंपल है कि इस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वतः ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर प्रवाहित होती नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि ऊष्मा जो है ना वो ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि इसका अपोजिट हम ये भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जो ऊष्मा होती है वो स्वतः क्या होता है, वो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं ये बातें। यहां पे हमने क्या बताया कि ऊष्मा जो होती है ना, यहां पे हमने ये बताया कि ऊष्मा जो होती है वो ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता है। ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर बहेगा नहीं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ऊष्मा जो होता है वो गर्म पिंड मतलब होता है वस्तु, तो गर्म वस्तु से ठंडे पिंड की ओर या ठंडे वस्तु की ओर क्या होता है, प्रवाहित होती है। सही समझे कि नहीं, यही बात है जी। जैसे इसका आप समझिएगा, या तो आप ये कह दीजिए या तो ये कह दीजिए, दोनों बात देखिए। उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण में आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप चाय कभी भी चाय या कॉफी पिए होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, गरम गरम चाय बनता है, कॉफी होता है, कॉफी का जो कप होता है, कप आप देखे होंगे तो कप होता है ठंडा होता है ना कप, और उसमें गरम पिंड क्या है, मतलब गरम कोई चीज है, जैसे कि चाय आपने लिया, उस कप में जब डालेंगे तो कप भी देखेंगे, कप जो है ना वो भी गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा जो था वो चाय में से कप में चला गया है। तो वही कहा जा रहा है कि ऊष्मा जो होता है वो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होता है। समझ गए ना, आशा करता हूं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आपको लेने का अवसर हम देंगे, इसका महत्व केवल जान लीजिए कि ऊष्मा इंजन की सीमा, मतलब ऊष्मा इंजन की सीमा में इसका प्रयोग होता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं की दिशा ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये था हमारा फिजिक्स के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, जो आपके एग्जाम में एक अच्छा नंबर दिलाने में, एक बेहतर नंबर दिलाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2 बातें हम आपको बताएंगे, तब आपका वीडियो हम समाप्त करेंगे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हम जानकर तब समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात हमने आपसे क्या कहा था, ये सुन लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सुन लीजिएगा, यही थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा हम सभी के लिए। क्लास 11th हमने स्टार्ट किया था, इस चैनल पे क्लास 11th की स्टडी कराया जाता है, आप सभी जानते हैं। देखिए तो इस पर हम 2 सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराते हैं। किस चीज का, तो सबसे पहला आपका हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया हमारा केमिस्ट्री। गलत तो हम नहीं कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं जी। तो ये 2 सब्जेक्ट का कराते हैं। हमने आपसे कहा था कि फिजिक्स में हम आपको परिभाषा पहले करा देंगे,
7 दिनों में हमने आपसे कहा था कि सभी परिभाषा, नियम और सिद्धांत ये सब हम करा देंगे। ठीक है, इसमें भी हमने क्या कहा था कि सभी पहले परिभाषा को हम कराएंगे, फिर दूसरा हमने कहा था नियम को, फिर तीसरा हमने कहा था सिद्धांत को हम करा देंगे। क्या हमने कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल हमने कहा था। तो देख लीजिए, अगर आपने ये सब तैयार कर लिए हैं, देखिए हमने क्या करा दिए, फिजिक्स में 50 लगभग इंपॉर्टेंट परिभाषा हमने करा दिए हैं। फिर हमने ये लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में हमने परिभाषा को कराए हैं 50। फिर नियम को भी हमने आज के इस वीडियो में 11 नियम को करा दिए, और सिद्धांत अभी हमने कल ही 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत फिजिक्स में कराए हैं। तो ये इसका मतलब फिजिक्स अब पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया ना। अगला आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने आपको पूरी तरीके से परिभाषा करा दिए हैं 2 वीडियो में। उसके बाद आता है नियम की, जहां तक बात करें तो ये भी हमने 2 वीडियो में पूरी नियम कंप्लीट करा दिए हैं। बचा क्या है? ओनली अब बच गया है आपका सिद्धांत। इस पर अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो इस पर कल मतलब हम कह सकते हैं कि कल वीडियो आ जाएगा। कल अगर आप सिद्धांत को भी देख लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट में हमें बता देना है क्या लिखना है। आप लिख दीजिएगा क्लास 11th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट सिद्धांत पर वीडियो लाइए। इतना अगर सभी स्टूडेंट कहते हैं तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक ये फिजिक्स की परिभाषा, नियम, सिद्धांत और परिभाषा, नियम नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो मिल जाएंगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए, सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज सिर्फ जाते जाते मैं अंत में यही कहूंगा, चैनल पे नए होंगे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।